इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? नाम से क्लियर है, मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट हों। बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब कि हमारे अंदर, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, तो ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स में जो सबसे पहला हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो एक अर्लियर डिफिनीशंस क्या थी कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट इसी को तोड़ के, कि ये कार्बन मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, मतलब कार्बन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है CxH2O और Y। और यहाँ पे X=Y है, मतलब जितने कार्बन उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो अगर इसको ऐसे लिखें तो C6 और H2O का होल 6, मतलब जितने कार्बन उतने वाटर। अब मैच कर लो, 6×2 = 12, तो C6H12 और O6। ठीक है, मतलब वाटर, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो ये मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनेशन होती है। लेकिन बट इस अर्लियर फार्मूला के कुछ ना कुछ डिमेरिट्स थे। जैसे कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, फिर भी ये फार्मूला फॉलो करते थे, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो थे वो ये फार्मूला नहीं फॉलो करते थे। जैसे एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसका फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन कितने हैं? कार्बन 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 3 और 4 है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो ये देखा जाए तो ये फार्मूला मैच कर रहा है। C2H2O इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 2 मतलब जितने कार्बन उतने वो ऑर्डर के मॉलिक्यूल, 2 × 4, तो ये फार्मूला मैच कर रहा है। बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। वहीं रैमनोज, यहाँ पे जितने कार्बन है उतने ऑक्सीजन नहीं दिख रहे हैं, तो मतलब ये फार्मूला नहीं फॉलो कर रहा है। तो ये कार्बो है, मतलब इस मतलब डेफिनेशन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए था, बट ये है। तो ये इसके कुछ एक्सेप्शन थे, इसलिए एक नया डेफिनेशन बनाया गया। तो बायोमॉलिक्यूल्स में ही अब हम आगे देखते हैं इसका जो मॉडर्न डेफिनेशन है। अभी तक हमने देखा ओल्ड डेफिनेशन कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, बट इसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन थे। तो इसका मॉडर्न डेफिनेशन बनाया गया कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। तो पहली बात तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये मतलब थोड़ा सा नया टर्म हो जा रहा है। तो बायोमॉलिक्यूल शुरू करने से पहले, ये जो भी इसका मॉडर्न डेफिनेशन है इसमें, या फिर आगे जो जो यूज आएगा, तो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बता दे रहे हैं। तो जैसे ना, एक टर्म होता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन क्या होता है? अगर हमारे कार्बन एटम से, या फिर कायरल एटम भी बोल सकते हैं, तो अगर किसी एटम से, तो यहाँ पे मान लो वो एटम कार्बन है, तो अगर कार्बन से जो उसकी चारों वैलेंसी है, मान लो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो अगर उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं, C और D, तो इसको कायरल बोलेंगे। मतलब ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, इसको कायरल कार्बन बोलते हैं। अगर इसमें से मान लो ये A है और इधर भी A हो गया, इधर B इधर C, तो मान लो ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, लेकिन ये सेम हो गया इससे, तो ये कायरल नहीं होगा। तो मतलब चारों के चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर इसको मतलब केमिकल टर्म्स में बात की जाए, तो ये कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इधर अगर कार्बन है CH3 है, तो इधर अगर कायरल बनाना है तो इधर CH3 नहीं होना चाहिए। मतलब इधर एक कार्बन का है तो इधर मान लो 2 कार्बन लगा दो, C2H5, इधर एक हाइड्रोजन लगा दो, इधर C3H7 लगा दो। मतलब चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तभी ये कायरल माना जाएगा। अगर इसमें से कोई मान लो इधर CH3, इधर भी हमने CH3 कर दिया, तो ये कायरल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कायरल एटम्स की या कायरल कार्बन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब इसको इन एटम्स के थ्रू, मान लो एक बीकर लिए, बीकर में इन एटम्स को रख दिया, और इन एटम्स के थ्रू जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग पास कराते हैं, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब कि ऐसी लाइट जो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एक ही प्लेन में। ठीक है, तो जब इसको पास कराएंगे तो ये जो लाइट का प्लेन है, ये आइडर अगर क्लॉकवाइज घूम जाता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, मान लो। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसको बोलते हैं लियो रोटेटरी। ठीक है, तो कायरल कार्बन क्या होता है ये बताओ। कायरल कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमा देता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, और लियो रोटेटरी को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं, या फिर इसके लिए स्मॉल d और इसके लिए स्मॉल l। स्मॉल पे फोकस करें, स्मॉल d और स्मॉल l। ठीक है, अब शुरू करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये एक ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जिसके पास कायरल कार्बन हो, मतलब उससे मतलब वही समझ लो,
ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे कंपाउंड होते हैं ना जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को मतलब या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको कहते हैं? कायरल वाले को ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। तो जो कायरल एटम होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक तरह का ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हम ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये पेंसिल वाले फोकस मत करना, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखो ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि मान लो इस कार्बन पे फोकस करो, इससे इधर OH जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर CH2 जुड़ा है, और इधर बाकी इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा है, तो ये कायरल हुआ। इस पे फोकस करो तो इधर भी OH, इधर हाइड्रोजन, इधर ये इतना ग्रुप, और इसके ऊपर मतलब इससे दूसरा बॉन्ड ये इतना ग्रुप, तो इसका भी चारों वैलेंस से डिफरेंट हुआ। इस पे फोकस करो तो इधर हाइड्रोजन, इधर OH, इधर ये ग्रुप और इधर ये ग्रुप, तो मतलब चारों वैलेंस, चारों तरफ चारों वैलेंस से डिफरेंट दिख रही है। चाहे इस कार्बन पे देखे 2, 3 और 4 और 5 नंबर के कार्बन पे देखे तो, ठीक है। ये कायरल नहीं होगा क्योंकि इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, 2 सेम तरह के ग्रुप। तो पहली बात तो ऑप्टिकली एक्टिव कंफर्म हो गया कि क्योंकि ये कायरल है। और देखो इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी, कई सारे OH ग्रुप हैं। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH, तो कई सारे OH ग्रुप हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, तो या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, कीटोन में मतलब फ्रक्टोज में कीटोन होता है। तो वही लिखा है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। या फिर कार्बोहाइड्रेट ऐसे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस कराने पे, अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोलिसिस करने पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जनरेट कर रहा है, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसलिए इनको सैकेराइड्स भी बोलते हैं। जैसे पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, तो ये मतलब इनका ना शुगर जैसे टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होता है जैसे ग्लूकोज का, इसलिए इसको सैकेराइड्स भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज और दूसरा हो गया लैक्टोज, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर अभी बस हाइड्रोलिसिस टर्म्स याद रखो, फिर हाइड्रोलिसिस कैसे होता है वो आगे चल के बताएंगे। तो पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है? ऐसे ऐसे कंपाउंड्स, मोनो मतलब सिंगल, मतलब सबसे छोटा यूनिट। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका कोई फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जो हाइड्रोलिसिस के अंडर नहीं जाते हैं, तो उनको बोलते हैं मोनोसेकेराइड, मतलब ये सबसे छोटा यूनिट है, इसका कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। दूसरा ओलिगोसेकेराइड, तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पे 2 या 10 मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं, मतलब ये सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। अब इस सबसे छोटे यूनिट को जैसे कई सारे मोनोसेकेराइड को मिलाएंगे ना, कई सारे मोनोसेकेराइड को, तो हमारे ओलिगोसेकेराइड्स बनेंगे। अगर 2 मोनोसेकेराइड को मिलाएंगे तो हमारे डाइसेकेराइड बनेगा। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मोनोसेकेराइड अलग हो जाएंगे। तो हाइड्रोलिसिस मतलब कि तोड़ना। तो ये ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं? या तो 2 या 10 मोनोसेकेराइड यूनिट को कंबाइन करके बनते हैं, या फिर और जब भी इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये 2 या 10 मोनोसेकेराइड यूनिट जनरेट करते हैं। जैसे डाइसेकेराइड, तो इसको इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 2 मोनोसेकेराइड जनरेट करेंगे। ट्राइसेकेराइड मतलब 3 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है, तो इसको जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 3 मोनोसेकेराइड जनरेट करेगा। टेट्रा वाला 4 मोनोसेकेराइड जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, ओलिगोसेकेराइड का फर्दर क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस, कि कितने मोनोसेकेराइड्स यूनिट ऑब्टेन हो रहे हैं। नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है कि दे इल्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट, मतलब ये 2 से 10 था, अब 10 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 100, 1000, उससे मतलब नहीं है। तो ये कई सारी मोनोसेकेराइड यूनिट को कंबाइन करके बनाया जाता है, और कई सारे मोनोसेकेराइड यूनिट को अगर कंबाइन कर दे तो हमारा पॉलीसेकेराइड बनता है। और पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पे हमको क्या मिलेगा? मतलब लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेगा। इसका एग्जांपल हो गया स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इसको नॉन शुगर भी बोला जाता है। तो मतलब ये याद रखना, ये स्वीट टेस्ट नहीं होते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स का एग्जांपल पूछा जाए तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, एग्जांपल एकदम याद कर लेना। अब देखो ये जो मोनोसेकेराइड्स हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। अगर इन मोनोसेकेराइड्स के अंदर अगर एल्डिहाइड का यूनिट है तो इसको एल्डोज बोलेंगे, अगर इसमें कीटोन्स पाया जा रहा है तो इसको कीटोज बोलेंगे। जैसे कि अगर मोनोसेकेराइड 3 कार्बन का है तो इसको बोलेंगे एल्डो ट्रायोज, अगर 4 कार्बन का है तो एल्डो टेट्रोज, 5 कार्बन का है तो एल्डो पेंटोज, अगर 6 कार्बन का है तो एल्डो हेक्सोज। ऐसे ही अगर इसमें अगर कीटोन वाला ग्रुप है, अगर मोनोसेकेराइड में कीटोन का यूनिट है, तो अगर 3 कार्बन का कीटोन वाला है मोनोसेकेराइड तो कीटो ट्रायोज, ऐसे कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज। इसमें से 2 एग्जाम्पल है कीटो हेक्सोज का, मतलब 6 कार्बन वाले का।
जिसमें एल्डिहाइड पाया जा रहा है उसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, और 6 कार्बन का मोनोसेक्राइड जिसमें कीटोन पाया जाता है उसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। अभी आगे चल के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड पाया जाता है उसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं, फ्रक्टोज में कीटोन पाया जाता है उसमें भी 6 कार्बन पाए जाते हैं। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन, मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। अब एक और क्लासिफिकेशन है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ये थोड़ा। तो बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर, तो रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे पहला रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल बताओ, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल बताओ। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। या फिर ऐसे मतलब कार्बोहाइड्रेट जो कि टॉलेंस या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन शो करते हैं उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो सिंपल बस इतना याद रखो ना कि रिड्यूसिंग शुगर जो टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस कर दें, नॉन रिड्यूसिंग वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस ना कर पाए। तो सारे मोनोसेक्राइड, सारे के सारे मोनोसेक्राइड और सारे डाइसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और सारे पॉलीसेक्राइड एक्सेप्ट और प्लस सुक्रोज, यहाँ पे एक्सेप्ट सुक्रोज था, यहाँ पे प्लस सुक्रोज हमारे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो अगर तुमको कई सारे एग्जाम्पल दे दे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, और पूछे कि बताओ इसमें से रिड्यूसिंग कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है। तो देखो सिंपल ट्रिक है, नॉन रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल कम है। नॉन रिड्यूसिंग का बस ये नाम याद रख लो, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और एक सुक्रोज, ये 4 नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। इन चारों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे रिड्यूसिंग होंगे। तो मतलब इसके बस 4 एग्जाम्पल है, तो ये 4 एग्जाम्पल याद कर लो। बाकी जितना भी एग्जाम्पल दिखेगा, क्योंकि इसमें एल्डो ट्रायोज का भी है, एल्डो टेट्रोज का भी है, तो सबका एग्जाम्पल, सबका नाम याद करने से अच्छा है बस ये 4 याद कर लो, और इसके अलावा सारा रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, एक तो रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, दूसरा कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन, तीसरा मोनोसेक्राइड क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, और उनके एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हमको जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है, अभी तक तो क्लासिफिकेशन देखा, अब उसमें पढ़ना है हमको मतलब मोनोसेक्राइड्स के बारे में। मोनोसेक्राइड्स के बारे में भी क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। तो पहले देखते हैं ग्लूकोज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हम लोग 2 मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो सुक्रोज, सुक्रोज का एक तरह का डाइसेक्राइड है, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मोनोसेक्राइड्स जनरेट होंगे। और दूसरा स्टार्च से, स्टार्च का एक तरह का पॉलीसेक्राइड है, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स जनरेट होंगे, ठीक है। तो मान लो C12H22O11 है, सुक्रोज है, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, ये इसका फॉर्मूला है C12H22O11। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब H2 मतलब वाटर का एडिशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या तो HCl या फिर H2SO4। तो सिंपल क्या होगा, हमें क्या मिलेगा सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से, एक ग्लूकोज मिलेगा, एक फ्रक्टोज मिलेगा। मतलब कि जो सुक्रोज होता है ना वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के बनता है। तो जब सुक्रोज को तोड़ते हैं पानी की मदद से तो एक ग्लूकोज मिलता है, एक फ्रक्टोज मिलता है। फॉर्मूला में क्या करना है कि वाटर का मतलब वाटर के प्रेजेंस में तोड़ना है, तो सिंपली ना H22O11 इसमें एक वाटर ऐड कर दो, तो वाटर में क्या होता है H2 होता है, तो ये कितना बन जाएगा H24 और O12 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा C12H22H24 और O12, ये वाटर ऐड करने के बाद, पहले 22 था अब 24 हो गया। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ दो, आधा आधा कर दो, C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया, और ऐसे C6H12O6 ये फ्रक्टोज हो गया। बस इस स्ट्रक्चर में एक जगह एल्डिहाइड होता है, एक जगह कीटोन होता है, अभी स्ट्रक्चर आगे बताएंगे, बट दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन फ्रॉम स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है, इसका फॉर्मूला C6H10O5, और इसके n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो n नंबर ऑफ यूनिट हैं, और जब इसका n नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जनरेट होता है, तो C6H12O6। तो बस इसमें क्या याद रखना है कि ग्लूकोज, ठीक है, मतलब इसका स्टार्च का ये फॉर्मूला अगर नहीं याद हो रहा तो क्या करो, इसमें से एक H2O माइनस कर दो, तो ये 12 था तो 2 हाइड्रोजन चले गया, तो ये 10 हो गया, और ये 6 था तो ये 5 हो गया, तो ये स्टार्च का हो जाएगा इसके n यूनिट। मतलब कहने का मतलब है ग्लूकोज को, कई सारे ग्लूकोज को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो स्टार्च बनता है। तो स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ना, जब स्टार्च को पानी की मदद से जब तोड़ेंगे, लाइसिस करेंगे उसका, तो हमको कई सारे ग्लूकोज की यूनिट मिलेंगे। चाहे ऐसे बोलो, उल्टा बोलो, चाहे सीधा बोलो, एक ही बात है। अब ग्लूकोज के बारे में देख लेते हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है, एक तरह का एल्डोहेक्सोज होता है, और इसको हम लोग डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। डेक्सट्रोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब घुमाता है, मतलब कि क्लॉकवाइज घुमाता है, इसलिए इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ओज आ गया कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, जिसके विलास में ओज होता है उसको कार्बोहाइड्रेट जनरली बोला जाता है।
तो ओज आ गया कार्बोहाइड्रेट से, और डेक्स्ट्र वर्ड आ गया हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी से। ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अर्थ पे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए कि C6H12O6, और ये मतलब मीठे फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि ग्रेप्स हुआ, हनी हुआ। मतलब ग्लूकोज तो हर जगह पाया जाता है, हमारे खाने में भी पाया जाता है, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, हर जगह ग्लूकोज है। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अब देखते हैं इस मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक लाइन खींचो, ऊपर लिखो CHO, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, नीचे होता है CH2H ग्रुप। 2 कार्बन तो यहाँ हो गया, 6 कार्बन होता है, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, बचा कितना कार्बन, 4 कार्बन। तो एक ऐसे लाइन खींचो तो एक कार्बन ये, एक ऐसे फिर से ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन। ठीक है, मतलब ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ना, इसको हम लोग कार्बन बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कार्बन रहा होगा। ठीक है, और इसने 4 बॉन्ड बना के रखा है, यहाँ भी एक कार्बन है, इसने 1 2 3 4 बॉन्ड बना के रखा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है। अब यहाँ पे हमको एक साइड OH लगाना है, एक साइड हाइड्रोजन लगाना है। तो उसका ट्रिक है, देखो उंगली को ऐसे मोड़ो जैसे इस फोटो में। अब मतलब जो हमारा ना दूसरा वाला उंगली है, मतलब 3 उंगली एक डायरेक्शन में है, तो वो है OH का। ठीक है, जो हमारी फिंगर्स हैं वो OH का डायरेक्शन बता रही हैं, तो इधर OH। अब देखो यहाँ पे कोई मतलब यहाँ वाली उंगली को मैंने मोड़ा है, तो इधर हाइड्रोजन, मतलब अब ये OH मोड़ा है, मतलब OH इधर आ गया है, फिर इधर OH, इधर OH। ठीक है, बाकी जगह हाइड्रोजन रख दो जिधर OH नहीं है। तो ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। मतलब फिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था, तो इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है, तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में इतना पार्ट तो सेम रहेगा, ये इतना पार्ट, तो इतना पार्ट। ठीक है, तो पहले इतना पार्ट बना लेते हैं हम लोग। इधर देखो, तो इधर CH2OH है, 1 2 3, मतलब ये 1 2 3 कार्बन तक तो सेम रहेगा स्ट्रक्चर, H OH OH H H OH, ये हमारा सेम है। अब ऊपर क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि फ्रक्टोज में कीटोन है, तो कीटोन हमेशा बीच में लगता है, ये एल्डिहाइड किनारे लगता है, कीटोन बीच में लगता है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दिया हम बीच में, और फिर इसके ऊपर एक और CH2OH ग्रुप। ठीक है, तो ये बस डिफरेंस है यहाँ पे, कि यहाँ पे CH2OH, ये CHO पे CH2OH, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड हो गया। तो ये हो गया हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, मतलब ग्लूकोज, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। अभी ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर CHO लिख दिए। ठीक है, और बीच में ये क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और हर कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है। तो इसको ऐसे लिख दो CH, मतलब कार्बन CH, इसको ऐसे लिख दो CH, कार्बन है उससे हाइड्रोजन लगा, मतलब ये चारों कार्बन है, चारों कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, और चारों कार्बन से OH लगा है, मतलब एक एक हाइड्रोजन लगा, एक OH लिखा है, तो इसको ऐसे लिख दो। और क्योंकि 4 कार्बन है तो इसको ब्रैकेट में 4 कर दो, मतलब चारों तो सेम ही तरह के ग्रुप है ना, बस अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग है। OH किसी में इधर है, किसी में OH है, बट हर जगह चारों ग्रुप तो देखो सेम ही है, इधर हाइड्रोजन, इधर OH, इधर हाइड्रोजन, इधर OH, हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन OH। तो इसको ऐसे लिख दिए CHOH4, और फिर CH2OH नीचे वाला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए, कि CHOH 4 बार है, फिर CH2OH। तो ये इसलिए मतलब लिखे हैं ना, ताकि मतलब कभी कभी पेपर में क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते। मान लो एक ऐसे कंपाउंड है CH3 CH2 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 CH2, फिर मान लो CH3 है, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेक्सेन बोलते हैं। तो कई बार ना पेपर में क्या करता है, हेक्सेन ऐसे ना लिख के वो ऐसे लिख देगा, CH3 आलस आया तो क्या करेगा, ये भी CH2 तो ऐसे लिख देगा CH2, और 4 बार है, और फिर CH3। तो मतलब अगर ऐसा लिखा है तो तुम समझ जाओ कि ये CH2 4 बार रिपीट है, ये 4 ये डिनोट करता है। ठीक है, तो अब आओ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो ये ग्लूकोज का, अब केमिकल रिएक्शन में हमारा देखो कहाँ से शुरू करते हैं। मान लो ये ग्लूकोज है, बताए थे ग्लूकोज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी ग्लूकोज का हम लोग रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और एचआई के साथ कराते हैं, याद करो वो रिएजेंट जो मैंने बताया था एल्डिहाइड और कीटोन्स में, क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फ कृष्णा जब बता रहे थे तो वहाँ पे रेड फॉस्फोरस और एचआई भी बताए थे। और ये बताए थे कि इसका स्लोगन होता है कि जो जो भी इससे टकराएगा अल्केन बन जाएगा। तो इससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप टकराता है, मतलब रिएक्ट करता है, चाहे वो CHO ग्रुप हो या OH ग्रुप हो, सब का सब अल्केन बन जाता है।
तो मतलब इससे जो भी रिएक्शन करेगा सब अल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पे 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है, तो कुछ सोचना ही नहीं है। 6 कार्बन का ग्लूकोज है, इसमें 5 जगह तो ओ एच है और एक जगह CH ग्रुप है, तो सबको हमको अल्केन में कन्वर्ट कर देना, मतलब फंक्शनल ग्रुप हटाना है, नॉर्मल एक अल्केन का चेन बना देना है, मतलब नॉर्मल हेक्सेन 6 कार्बन का। अब जब भी हम लोग हर रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसके साथ उसके कुछ सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। जैसे ये जो रिएक्शन होता है इसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें ये बताता है कि जो ग्लूकोज है उसमें सभी 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। अगर ये स्ट्रेट चेन में ना रहते तो ये कहीं मतलब यहाँ से अगर ब्रांचिंग रहती तो हमें एन हेक्सेन ना मिलती, मतलब एक सीधा अल्केन ना मिलके कुछ ब्रांच टाइप का IUPAC नेम देखने को मिलता, कुछ और नॉमेनक्लेचर देखने को मिलता, या तो सेकेंडरी या टर्सरी ऐसा कुछ। बट ये अगर सीधा चेन में दिख रहा है मतलब कि सारे के सारे 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस याद करना। नेक्स्ट, पहला रेड फॉस्फोरस एसिड से कराए। अब जब इसका रिएक्शन इसी ग्लूकोज का रिएक्शन जब हम लोग HCN के साथ कराते हैं, याद करो वो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन साइनोहाइड्रिन, तो वहाँ पे बताए थे कि अगर मान लो ये एक ग्लूकोज मतलब ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव। अब इस पर जब हम लोग HCN का रिएक्शन कराएंगे H+ और CN- का, तो प्लस वाला पार्ट चला जाएगा ऑक्सीजन पे और माइनस वाला पार्ट चला जाएगा कार्बन पे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, कार्बन पे एक CN जुड़ गया और ऑक्सीजन पे H आ गया, तो कुछ साइनोहाइड्रिन बनेगा, बताए थे। तो वही हो रहा है कि ग्लूकोज में क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये साइनोहाइड्रिन बना देगा। अगर इसी का रिएक्शन हम लोग NH2S से कराएंगे, याद करो तुम मतलब अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, वहाँ पे बताए थे कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप का एक ऑक्सीजन वाटर बन के निकल जाता है, और ये CH डबल बॉन्ड NOH मतलब हाइड्रोक्सिलामाइन से कराएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। ऐसे ही फिनाइल हाइड्रोजन से कराएंगे तो मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन और वहाँ का ऑक्सीजन वाटर बन के निकल जाएगा और कुछ ऐसा बन जाएगा। तो देखो ये जो तीनों रिएक्शन है इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये तीनों रिएक्शन कौन देता था, ये तीनों रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन देते थे। तो इस रिएक्शन से हमको ये पता चल रहा है कि जो ये तीनों रिएक्शन है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसमें या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। मतलब इससे बस ये पता चल रहा है कि या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, कौन सा होगा वो अभी हमें नहीं पता है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। अब इसी को कंफर्म करने के लिए हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं। ब्रोमीन वाटर एक तरह का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे हमारे टॉलेंस था, हमारा फेलिंग था, वैसे ही ब्रोमीन वाटर भी एक तरह का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है बट कीटोन्स को नहीं बदलता है। तो अब हमको पता करना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड या कीटोन है। तो ग्लूकोज अगर ये रिएक्शन दे रहा है मतलब कि ग्लूकोज अगर ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब ये CHO ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड रहा होगा। और अगर ये रिएक्शन नहीं होता यानी कि ग्लूकोज में कीटोन रहा होगा, तो मतलब यहाँ पे तो ये रिएक्शन हो रहा है, ये COH में कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है। तो ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में जो कार्बोनाइल कंपाउंड है जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसमें से ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन रट लेना है क्योंकि ये रिएक्शन हमारा डिफरेंस यहाँ पे अभी आगे पढ़ेंगे तो बता ही दे रहे हैं कि अभी हम लोग पढ़ते हैं एक टॉपिक टेस्ट फॉर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, इसका डिस्टिंग्विशन टेस्ट क्या है। तो ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा, रिएक्शन पास हो जाएगा। बट वही फ्रक्टोज का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, ये कीटोन पर कोई असर नहीं दिखाता है लेकिन ग्लूकोज में असर दिखाता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके अलावा टॉलेंस और फेलिंग का भी यूज कर सकते हैं। टॉलेंस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन दे देगा लेकिन फ्रक्टोज नहीं देगा क्योंकि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज के साथ टॉलेंस और फेलिंग रिएक्शन दे देंगे लेकिन फ्रक्टोज के साथ नहीं देंगे। बट ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तुम्हारे सिलेबस में केवल ब्रोमीन वाटर मतलब है, वैसे ये भी याद कर लेना। चलो, तो ब्रोमीन वाटर और टॉलेंस और फेलिंग। अब नेक्स्ट है जब इसी ग्लूकोज का हम लोग HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं या फिर इस ग्लूकोनिक एसिड के HNO3 के साथ कराएं तो सेम ही प्रोडक्ट बनता है। अभी मतलब ये तो चलो ऐसे ही लिख दिया, HNO3 का कराएंगे तो ये बनेगा। बट अभी ग्लूकोज पर फोकस करते हैं कि जब ग्लूकोज का रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं, HNO3 एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि जैसे हमारा वो था KMNO4 था, KMNO4 और K2Cr2O7, ये दोनों क्या करते थे, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देते थे और एल्डिहाइड तुरंत के तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता था। ठीक है, और ये सेकेंडरी अल्कोहल पे जब इनका रिएक्शन कराते थे तो कीटोन बनता था और फर्दर रिएक्शन नहीं होता था। ठीक है, तो जब ग्लूकोज का हमने रिएक्शन कराया HNO3 के साथ तो हमने देखा ये जो CH2OH वाला ग्रुप है ये COH में बदल गया। मतलब ये जो प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH, जिस कार्बन से OH लगा उससे केवल इधर एक ही साइड एक ही ग्रुप लगा है, मतलब उस कार्बन से केवल एक ही बॉन्ड अटैच है दूसरा कार्बन का। तो ये
हमारा प्राइमरी अल्कोहल हो गया। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब हमने रिएक्शन कराया CnO3 से, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज का CH2OH COH में बदल दिया, और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप को तो ऑक्सीडाइज करेगा ही, मतलब COH में, तो हमको ऊपर नीचे दोनों तरफ दो दो COH देखने को मिले, तो ग्लूकारिक एसिड या सैक्रिक एसिड बना। अगर यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल रहा होता तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिलकर ये रिएक्शन कीटोन पे रुक गया होता, ये रिएक्शन कीटोन पे रुक जाता, फर्दर रिएक्शन नहीं होता, केवल और केवल प्राइमरी अल्कोहल के केस में ही एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है ये प्राइमरी वाला अल्कोहल, तो ये इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस हो गया। ये रिएक्शन हमको ये बताता है कि ग्लूकोज के अंदर प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब लास्ट है हमारा एक रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो हम हमेशा से बताते आ रहे हैं, जैसे ये मान लो CH3 डबल बॉन्ड OOH है। ठीक है, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसका रिएक्शन हम लोग R मतलब CH3OH से करा रहे हैं, मान लो CH3OH मतलब एक एल्कोहल से जब इसका रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O और OCH3, तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारी ग्लूकोज में भी तो ऐसे OH ग्रुप है ही, OH ग्रुप तो मतलब इसको कार्बन मान लो, ये OH है, तो जब इसका रिएक्शन हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकल जाएगा और ये डायरेक्टली ऐसे जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3, ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ना लेके कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ले रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब CH3 डबल बॉन्ड O और OH की जगह पे ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप। तो जैसे OH निकलता था वैसे ये पूरा ग्रुप निकाल दो, और जितने भी इसमें ग्लूकोज में जितने भी OH हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप में, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो। तो मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ से ये पूरा ग्रुप निकला, तो ये बन गया CH3 डबल बॉन्ड OH, ये तो अपना निकल के चला गया एसिटिक एसिड, और बचा क्या, C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, C डबल बॉन्ड OCH3। ऐसे यहाँ पे 4 OH था तो ये 4, तो ऐसे 5 एसीटेट ग्रुप, इसको बोलते हैं एसीटेट ग्रुप, एसिटिक एनहाइड्राइड से एसीटेट ग्रुप। तो हमको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट देखने को मिलता है, और इस रिएक्शन से हमको ये पता चलता है, क्योंकि देखो एसिटिक एनहाइड्राइड केवल और केवल मतलब ग्लूकोज में OH एल्कोहलिक ग्रुप से रिएक्शन करता है, तो अगर 5 मतलब पेंटा एसिटेट देखने को मिल रहा है, मतलब 5 एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप कंज्यूम हो रहा है, मतलब 5 OH ग्रुप रहा होगा ग्लूकोज में। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि मतलब वो रिएक्शन बताओ जिससे हमको ये पता चले कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, वो रिएक्शन बताओ जिससे ये पता चले प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये सारी रिएक्शन है। अब एक लास्ट रिएक्शन है जो कि तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है लेकिन हम लिख नहीं पाए थे, वो है कि जब भी हम लोग ग्लूकोज का रिडक्शन कराते हैं तो रिएक्शन विथ चाहे या तो NaHG मतलब सोडियम अमलगम, यहाँ पे Hg है, प्लस C2H5OH कोई एल्कोहल है, तो Na प्लस एल्कोहल, सोडियम के साथ एल्कोहल है, मतलब साथ में Hg भी लगा हुआ है, या फिर NaBH4 के साथ या फिर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम। तो ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये CHO ग्रुप जो है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये रिड्यूस हो जाता है एल्कोहलिक ग्रुप में। तो 4 और 5 OH तो थे ही, एक और OH बन गया, मतलब एक और हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया, तो हमको मतलब 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिलते हैं, और जो कंपाउंड होता है उसका नाम होता है, यहाँ पे लिखें, उसका नाम होता है सॉर्बिटॉल। तो CHO भी OH में रिड्यूस हो जाता है और जो कंपाउंड होगा उसका नाम होगा सॉर्बिटॉल। तो ये है कुछ रिएक्शंस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो जनरली कैसा पाया जाता है, मतलब जो इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है ना वो नेचर में जनरली साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। तो वही साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्या होता है, वो सब अब बना के देखेंगे। तो ये 2-3 चीज़ याद रखना कि ग्लूकोज जो होता है वो स्किफ रिएजेंट के साथ या स्किफ टेस्ट नहीं देता है, साथ में वो NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पड़े थे। ये कोई 2,4-DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं शो करता है। अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव में पड़े थे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, तो उसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करता है। और ये जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमारे हाइड्रोक्सीलामाइन इसके साथ NH2OH के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं देता है, CH डबल बॉन्ड NOH। ये सब जो हमने किया है ये सब तो लैब का बात है कि ओपन चेन बनाया है, लेकिन जनरली नेचर में ओपन चेन नहीं होता है, नेचर में साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो ये तो मतलब पढ़ना है, ये चलो लैब की बात है, लेकिन अब देख रहे हैं कि नेचर वाला जो स्ट्रक्चर है, तो ये जो तीनों केमिकल रिएक्शन, ये जो चारों, कि ग्लूकोज स्किफ टेस्ट नहीं देता है, NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का जब हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है।
तो ये चारों रिएक्शन ये सपोर्ट करते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कैसे? क्योंकि ना जब साइकिल बनता है तो ये जो CHO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। साइकिल जब बनता है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप अब्सेंट हो जाता है, मतलब रहता ही नहीं, एल्डिहाइड तो एल्कोहल में बदल गया। तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप ये सारी रिएक्शंस नहीं होते हैं। और अगर ये सारी रिएक्शंस ग्लूकोज नहीं दे रहा है मतलब उसमें CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा। और एल्डिहाइड ग्रुप तभी नहीं प्रेजेंट होता है जब ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में हो। तो इससे ये सपोर्ट होता है कि ग्लूकोज जनरली साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब साइकिल बनता कैसे वो देखते हैं। तो ये बीच वाला देखो, ये कार्बन नंबर 1 है जिसपे सबसे ऊपर हम लोग क्या करते थे, एल्डिहाइड था, C डबल बॉन्ड O और H, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6 पे था CH2H, मतलब सबसे ऊपर CHO, सबसे नीचे CH2H और बीच में 4 OH ग्रुप, यही था। अब क्या करेंगे, ये जो OH वाला ग्रुप है रिएक्शन देखो क्या होगा जो हमने पढ़ा था अभी तक रिएक्शन, कि मान लो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो इस पर हम लोग क्या करें, अगर मान लो एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं ROH का, तो RO माइनस और H प्लस इसमें 2 पार्ट हैं। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले से निगेटिव वाला जोड़ दो और निगेटिव वाले से पॉजिटिव वाला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, कार्बन पे ये H प्लस आ गया ऑक्सीजन पे, तो ये ऑक्सीजन बन गया OH और ये कार्बन पे OR आ गया। ठीक है, कुछ ऐसा पढ़े थे हम लोग। तो वही है कि ये मान लो ये R मतलब ये एक कार्बन है R और OH है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया और ये H प्लस हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड तोड़े तो ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव और कार्बन पे आया पॉजिटिव। तो ये O वाला जो ग्रुप है ये कार्बन से जाके जुड़ गया। तो देखो यहाँ वाला जो O था इसको यहाँ पे बीच में करके लिखे हैं, ये जाके कार्बन से जुड़ गया, पहले नंबर के कार्बन से। और जो यहाँ पे O माइनस था ये H प्लस वहाँ पे चला गया, तो वो O माइनस OH में बदल गया। तो कुछ ऐसा बन गया, मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O था ये OH में बदल गया और इस कार्बन से ये ऑक्सीजन आके जुड़ गया, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कुछ ऐसा साइकिल सा बन गया। देखो ये पहला नंबर का कार्बन इस पाँचवें वाले से, ये पहला कार्बन ये इस पाँचवें वाले से जुड़ चुका है और एक साइकिल बन गया है। तो अगर ये OH जब इस कार्बन से जुड़ रहा है पाँचवा वाला पहले से, तो जुड़ने के बाद अगर OH ग्रुप हमारे राइट हैंड साइड में आ रहा है, राइट हैंड साइड में, तो उस वक्त हम लोग जो कंपाउंड होगा जो ग्लूकोज होगा, मान लो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अब जुड़ने के बाद अगर ये पहला वाला कार्बन का जो OH है अगर वो राइट आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज। डी क्यों बोलते हैं वो हम अभी बाद में बताएंगे, नॉमेनक्लेचर। प्लस क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है तो उसके लिए हम लोग प्लस का साइन दे देते हैं। तो डी क्यों होता है अभी बाद में बताएंगे। तो उसको बोलते हैं अल्फ़ा। अगर पहला वाले कार्बन का OH अगर राइट हैंड साइड है तो अल्फ़ा, और अगर पहले वाले कार्बन का OH अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, और प्लस प्लस तो हमको ये बताता है कि मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब अल्फ़ा डी ग्लूकोज का जो रोटेशन होता है याद नहीं करना है, बस देख लो कि इसका प्लस 90 डिग्री होता है, मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और इसका होता है क्लॉकवाइज 111 डिग्री। तो ऐसा होता है। अब ये जो कार्बन नंबर 1 होता है इसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कार्बन नंबर 1 जो हमारा हेमी एसिटल कार्बन है, क्योंकि जब हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था, जब हमने एल्कोहल से रिएक्शन कराया था एल्डिहाइड का तो क्या बना था, हेमी एसिटल बना था, और जब कीटोन का कराया था तो हेमी कीटल बना था। तो मतलब ये जो एल्डिहाइडिक वाला कार्बन है यही तो कार्बन नंबर 1 है, इसी को हेमी एसिटल भी बोल सकते हैं। तो जो हेमी एसिटल कार्बन है उसी को हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले एक टर्म देख लो, एनोमर और एपीमर होते क्या हैं। तो जब हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आइसोमेरिज्म जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक आता है स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग हो, तो उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। जैसे ये देखो, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों ग्लूकोज है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C6H12O6, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट जो एटम का अरेंजमेंट है वो अलग है। इधर OH अगर राइट हैंड साइड है तो इधर पहला वाला OH लेफ्ट हैंड साइड है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म, तो ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर हो गए, कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कोई भी दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्पेस के अंदर 3D अरेंजमेंट अगर अलग अलग हो तो उसको स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। अब इसी में स्टीरियो आइसोमर का एक टाइप आता है एपीमर। एपीमर क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स
जिनका कन्फिग्रेशन केवल एक कार्बन पे ही डिफरेंट हो, केवल किसी भी एक कार्बन पे अगर कन्फिग्रेशन डिफरेंट है तो उसको हम लोग एपीमर बोलते हैं। और अगर जिस कार्बन पे जो कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, ठीक है, अगर जिस कार्बन पे कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, अगर वो हेमी एसिटल वाला कार्बन है, मतलब अगर एल्डिहाइड वाला कार्बन है तो उसको हम लोग एनोमर बोलते हैं। मतलब एनोमर एक तरह का एपीमर ही है। एनोमर इज अ टाइप ऑफ एपीमर। एपीमर क्या होता है कि किसी भी एक कार्बन पे कन्फिग्रेशन डिफरेंट होना चाहिए। और एनोमर क्या होता है कि जिस कार्बन पे कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, अगर वो कार्बन नंबर 1 है, मतलब हेमी एसिटल वाला है, तो उसको एनोमर बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 1 पे मतलब एल्डिहाइड वाला को बोल रहे हैं हेमी एसिटल। तो अगर इस पे देखो कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, ओ एच इधर राइट है इधर लेफ्ट है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं एनोमर या इसलिए इसको बोल रहे हैं एनोमेरिक कार्बन। और ये दोनों कंपाउंड आपस में एनोमर है क्योंकि इनका इनका केवल और केवल 1 पे डिफरेंट है। वहीं एपीमर का अगर एग्जाम्पल बताएं तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज। देखो यहाँ पे, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में देखो कि यहाँ पे देखो मतलब कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंस नहीं है, उसके अलावा किसी दूसरे कार्बन पे डिफरेंस है, तो ये दोनों एपीमर हो गए। तो वही आगे लिखे हैं कि मतलब अगर इनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट है तो अल्फ़ा, अगर लेफ्ट है तो बीटा बोल देंगे, वो तो अलग बात है। अब आल एनोमर्स आर एपीमर, मतलब नहीं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमर होंगे, ठीक है, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पे डिफरेंस है। और जितने भी एनोमर्स होते हैं वो एपीमर होते हैं, बट आल एपीमर्स आर नॉट एनोमर। मतलब जितने भी एपीमर क्या होता है कि मतलब किसी एक कार्बन पे डिफरेंस होना चाहिए, तो एनोमर में भी तो कार्बन नंबर 1 पे है, तो सारे एनोमर एपीमर हैं, लेकिन सारे एपीमर एनोमर नहीं होंगे, ठीक है। एनोमर होने के लिए केवल पहले कार्बन पे डिफरेंस होना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा साइक्लिक स्ट्रक्चर फिशर वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर। अभी कहा था हार्वर्ड प्रोजेक्शन। ये जो हार्वर्ड एक साइंटिस्ट है, इन्होंने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मतलब बताया था। और इन्होंने बोला था कि जो ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो पाइरेन रिंग से सिमिलरिटी रखता है, एनालॉजी रखता है। और इसको हम लोग पैरानोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जैसे ये होता है पाइरेन रिंग, तो कुछ ऐसा मिलता जुलता हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। पहले तो कुछ ऐसा रिंग बनाएंगे, पायरेन रिंग, ठीक है, मतलब 6 कार्बन का रिंग बनाएंगे और एक कार्बन पे ऑक्सीजन है ऐसा, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, तो ऐसे बनाए। अब इसमें क्या करेंगे, अब इस पायरेन रिंग में ना, जैसे ये जितने भी पॉइंटेड वाले हैं ये सारे कार्बन को डिनोट कर रहे हैं। जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, तो यहाँ भी देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और एक और कार्बन यहाँ पे होगा। अभी कैसे होगा वो दिखा रहे हैं, तो 6 कार्बन। तो देखो क्या होगा, और स्टार्ट यहाँ से करेंगे, कार्बन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज चलेगा। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर था फिशर वाला, इसमें ना अगर हमको वो वाला बनाना है, हावर्ट वाला बनाना है अगर फिशर से, तो मान लो हम अल्फ़ा वाला मान लो बना रहे हैं, तो इसमें ना जितने भी ये ग्रुप राइट हैंड साइड हैं उसको उसमें नीचे रख देना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ऊपर रख देना है। जैसे ऐसे सब पे एक लाइन खींचे। अब जो राइट हैंड साइड था, अब कार्बन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो कार्बन नंबर 1 पे ओ एच राइट हैंड साइड है, 2 पे भी ओ एच राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इन दोनों को नीचे रखेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसको नीचे रख दो, ओ एच कार्बन नंबर 1 पे, फिर कार्बन नंबर 2 पे नीचे है, फिर कार्बन नंबर 3 पे एच राइट हैंड साइड है, तो एच, तो कार्बन नंबर 3 पे एच राइट हैंड साइड है तो एच को नीचे, मतलब जो राइट हैंड साइड है उसको नीचे रखना है। ऐसे कार्बन नंबर 4 पे ओ एच हमारा राइट हैंड साइड है तो इसको नीचे रख दो। और कार्बन नंबर 5 पे हमारा एक तरफ कार्बन नंबर 5 पे एक तरफ ऑक्सीजन लगाए। देखो कार्बन नंबर 5 पे एक तरफ ऑक्सीजन लगाए। कार्बन नंबर 5 पे क्या करो, कार्बन नंबर जो 5 है ना उसमें एच ऐसे नीचे रख दो हर जगह पे, और CH2OH जो उससे लगा है वो ऊपर रख दो, ठीक है। मतलब कार्बन नंबर 5 हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब इसमें H हमेशा नीचे रहेगा, CH2H ऊपर रहेगा, और एक तरफ ऑक्सीजन है तो H हमेशा नीचे, CH2H ऊपर। और बाकी इधर नीचे OH है तो ऊपर हाइड्रोजन, नीचे OH है तो ऊपर हाइड्रोजन, नीचे H है तो ऊपर OH होगा, डेफिनेटली है। इधर नीचे OH है तो ऊपर H होगा। तो ये हमारा बन गया अल्फ़ा डी ग्लूको, और क्योंकि ये पायरेनोज स्ट्रक्चर है तो ग्लूको पायरेनोज। ऐसे ही हमको अगर बीटा वाला बनाना है, तो बीटा वाले में क्या है, 5वां वाला तो फिक्स है, 5वां वाला तो चलो पहले फिक्स कर देते हैं, CH2OH ऊपर और H नीचे, ठीक है। बाकी बाकी जगह देखते हैं क्या सीन है, ठीक है।
तो बाकी जगह पहले पे पहले पे और तीसरे पे एच नीचे है, और दूसरे पे और चौथे पे ओ एच नीचे है। तो पहले पे एच नीचे है, तीसरे पे एच नीचे है, और दूसरे पे और चौथे पे ओ एच नीचे है। बाकी जगह बचा हुआ ग्रुप फिल कर दो। इधर नीचे ओ एच है तो ऊपर एच होगा, इधर नीचे एच है तो ऊपर ओ एच होगा, इधर नीचे ओ एच है तो ऊपर एच होगा। तो ये हमारा हो गया बीटा डी, ग्लूकोपायरोनोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसमें अगर हमको ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया जाए, मान लो पेपर में ये स्ट्रक्चर दे दिया जाए, बोला जाए इसको मैं बताओ ये अल्फ़ा एक बीटा है, तो कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने का ट्रिक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को पहचानने का ये ट्रिक है कि अगर ये CH2OH ग्रुप और ये वाला है इनोमेरिक कार्बन। इनोमेरिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है? इस वाले हार्वर्ड प्रोजेक्शन में इनोमेरिक कार्बन वो वाला कार्बन होता है जिससे 2 ऑक्सीजन जुड़े हों। देखो इस कार्बन पे फोकस करो, इधर भी एक ऑक्सीजन और इधर नीचे भी एक ऑक्सीजन। तो पहचानने का ये ट्रिक होगा कि जिससे 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं वो इनोमेरिक कार्बन होगा। तो कार्बन नंबर 1 मतलब इनोमेरिक कार्बन का जो OH है, और जो मतलब इधर का जो CH2OH है 5वें नंबर का, अगर वो ट्रांस पोजीशन में है तो होगा अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ट्रांस मतलब अपोजिट, ये नीचे है तो ये ऊपर है, तो होगा हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरोनोज। और अगर ये ऊपर है और ये भी ऊपर है, मतलब दोनों अगर सिस पोजीशन में है, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोपायरोनोज। तो ये था इस स्ट्रक्चर को देख के अल्फ़ा बीटा पहचानना, और ये दोनों आपस में एनोमर है, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पे देखो डिफरेंस है, इधर नीचे है तो इधर ऊपर है। नेक्स्ट है हमारा फ्रक्टोज। जैसे ग्लूकोज था वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, फ्रक्टोज लियो रोटेटरी होता है। मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो ये होता है हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ये डी और एल क्या है ये हम अभी बाद में बता रहे हैं, इस कैपिटल डी और कैपिटल एल। और कैपिटल लियो रोटेटरी है तो जैसे वहाँ पे अल्फ़ा और बीटा प्लस में थे, यहाँ पे माइनस का साइन है, देखो अल्फ़ा डी माइनस फ्रक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो जैसे वहाँ होता था, तो ये जो OH ग्रुप है तो ये कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक कर देगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा कार्बन से, और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन पे। तो देखो क्या हो रहा है, इस CH2OH को इधर करके लिखा गया है, मतलब ये पहले नंबर का ही CH2OH है। तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन पे फोकस करो, ऑक्सीजन चला गया कार्बन पे, और यहाँ वाला और जो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन था वो इस ऑक्सीजन पे मतलब इधर आ गया। देखो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये इधर है, OH में कन्वर्ट हो गया, ये वाला है पहले दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये जो CH2OH है इसको ऐसे मतलब नीचे करके दिखाती हैं क्योंकि ऊपर से मेरे को बॉन्ड बनाना था। अब इसमें अल्फ़ा बीटा वैसे ही पहचानेंगे, अगर ये OH ग्रुप मतलब यहाँ पे जो OH बना दूसरे कार्बन पे, इधर से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं 1 और 2, क्योंकि 1 और 2, तो जो दूसरे पे जो OH अगर राइट हैंड साइड है तो अल्फ़ा डी माइनस फ्रक्टोज, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। अब ये तो था फिशर प्रोजेक्शन। अब जब इसका और यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन कार्बन नंबर 2 है, वहाँ पे ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 था, यहाँ कार्बन नंबर 2 है। अब हार्वर्ड ने जब इसका इस स्ट्रक्चर को बताया तो उन्होंने बोला इसका जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है वो फ्यूरॉन रिंग से मिलता है। फ्यूरॉन रिंग मतलब ये 5 कार्बन का रिंग, वहाँ 6 कार्बन का था, यहाँ 5 कार्बन का रिंग और बीच में ऑक्सीजन, तो फ्यूरॉन रिंग से मिलता है, इसलिए इसको फ्यूरानोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। मतलब अल्फ़ा डी, जैसे यहाँ था अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपायरोनोज, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा डी ग्लूको और फ्यूरानोज, ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं ऐसे जैसे वहाँ किए थे, ठीक है। ठीक है, पहले ऐसे बनाएंगे फिर ऐसे, मतलब सब हर एक कोने पे ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब मान लो पहले अल्फ़ा वाला बनाना है, तो जो ग्रुप हमारा राइट हैंड साइड है, जो ग्रुप राइट हैंड साइड है उसको नीचे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन कार्बन नंबर 2 है, और हम तुमको बताए थे, तो ये है मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो इधर जो राइट हैंड साइड ग्रुप है उसको नीचे रखो, मतलब OH को नीचे रखिए, और जो लेफ्ट हैंड साइड है CH2OH इसको ऊपर रख दिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है CH2OH इसको ऊपर रख दिए, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग CH2OH, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं 1 और 2। यहाँ पे दूसरा कार्बन एनोमेरिक है, और एनोमेरिक कार्बन का क्या बताया था ऐसे स्ट्रक्चर में, जिस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं वो कार्बन एनोमेरिक होता है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक है, ये हो गया। फिर इस कार्बन पे आओ, कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोजन राइट हैंड साइड है, तो हाइड्रोजन नीचे
और ओ एच ऊपर। ठीक है, अब चौथे नंबर कार्बन पे आओ। ऑक्सीजन राइट हैंड, ओ एच राइट हैंड साइड है तो ओ एच नीचे और हाइड्रोजन ऊपर। और पाँचवें नंबर कार्बन पे आओ, इस पर फिक्स है, ये जो लास्ट वाला कार्बन होता है इस पर फिक्स होता है, ये CH2OH हमेशा ऊपर होता है, CH2OH हमेशा ऊपर होता है और ये वाला हाइड्रोजन हमेशा नीचे होता है, जैसे ग्लूकोज में भी था। तो देखो अगर ये CH2OH सबसे लास्ट वाला CH2OH और जो एनोमेरिक कार्बन का OH है, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ट्रांस पोजिशन में है, तो ये अल्फ़ा वाला फॉर्म हो जाएगा। ऐसे बीटा वाला देखो, बीटा में पहले तो ऐसे लाइन खींच दें हर कार्बन पे, बीटा वाला पहले तो ऐसे लाइन खींच दी हर कार्बन पे ऐसे। अब देखो CH2OH यहाँ पे राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो CH2OH को यहाँ पे हमने नीचे लिखा है CH2OH और इस OH को ऊपर लिखा है और ये वाला OH ऊपर लिखा है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब नेक्स्ट कार्बन पे आते हैं, कार्बन नंबर 3 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड है और 4 पे OH राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों अब नीचे लिखेंगे। तो नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन राइट हैंड साइड था, उसके आगे OH राइट हैंड साइड था, तो ये दोनों नीचे, तो इधर OH है तो इसके ऊपर पे हाइड्रोजन रहा होगा, इधर H है तो ऊपर OH रहा, तो वैसे ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। और लास्ट वाला हमेशा फिक्स रहता है, CH2OH ऊपर और हाइड्रोजन नीचे, तो CH2OH ऊपर और हाइड्रोजन नीचे। तो ये वाला CH2OH और ये वाला OH एनोमेरिक कार्बन का, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में सिस में है तो ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज हो गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं हावर्ट वाला। तो इतना बताए हैं तो अब डी और एल के बारे में बता देते हैं। तो डी एन एल क्या होता है, एक तरह का रिलेटिव कन्फिग्रेशन होता है जो कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को असाइन करते हैं। और ये कन्फिग्रेशन रिलेटिव है, मतलब किसी से हम लोग रिलेट कर रहे हैं, किसी से कंपेयर कर रहे हैं। और इस तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो कन्फिग्रेशन होता है डी और एल, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के आइसोमर से। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड में ये जो CH2OH के ऊपर वाला जो OH है, ठीक है, ये जो CH2OH के ऊपर वाला जो कार्बन है इस पे लगा OH, अगर ये राइट हैंड साइड है तो इसको हम लोग डी बोलते हैं। और अगर ये CH2OH के ऊपर वाले कार्बन का जो OH है ये अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको हम लोग एल बोलते हैं। तो ये था ग्लिसरॉल्डिहाइड की, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। अब कॉपी में CH2OH के ऊपर वाले कार्बन का OH ऐसे तो लिखेंगे नहीं, तो वहाँ पे ये है कि जो लास्ट कायरल कार्बन है, या तो याद कर लो, सिंपली याद कर लो, अब वीडियो लेंदी क्यों करना है, तो जो लास्ट कायरल कार्बन है, क्योंकि देखो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो कायरल है नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप हो गए, तो यही सबसे मतलब लास्ट वाला कायरल है क्योंकि इस पर चारों वैलेंसी डिफरेंट है अगर इधर से नंबरिंग शुरू कर रहा है। तो जो लास्ट कायरल कार्बन होता है अगर उस पर OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर राइट हैंड साइड लगा है, क्योंकि हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड में ऐसा देखा कि राइट था तो डी और लेफ्ट था तो एल, तो इसी को मतलब रिलेटिव मान के हम लोग बाकी कार्बोहाइड्रेट का नेम असाइन करते हैं। कि अगर मान लो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में अगर लास्ट कायरल कार्बन वाला अगर OH राइट हैंड साइड है तो डी ग्लूकोज बोल देंगे, अगर लास्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको एल ग्लूकोज बोल देंगे। ऐसे मान लो हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखा था, फ्रक्टोज में देखो ये पाँचवा वाला राइट हैंड साइड था इसलिए हमने इसको डी फ्रक्टोज बोला। ऐसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था, ग्लूकोज में ये राइट हैंड साइड था इसलिए हमने इसको डी ग्लूकोज बोला। तो ये था डी और एल कन्फिग्रेशन। तो इस वीडियो तो अभी तक हमने देखा पूरा का पूरा मोनोसेकेराइड ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनते हैं। तो अभी तक जितना देखा उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स जो तुमको पढ़ने होंगे वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, टेस्ट फॉर ग्लूकोज, और क्या रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जिससे क्वेश्चन आए हैं। बाकी टॉपिक से तो उतने नहीं आए हैं, बट मोनोसेकेराइड में इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर आए हैं। इसके अलावा चाहो तो तुम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स थोड़ा देख लेना, उसके बाद से डिफिनीशंस देख लेना, उनके एग्जांपल्स देख लेना। तो ये सब है। अब देखते हैं ओलिगोसेकेराइड, मतलब मोनोसेकेराइड पढ़ लिया, अब डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड, इन सबको। तो ओलिगोसेकेराइड्स क्या, तो ओलिगोसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो 2 से 10 यूनिट देते हैं। जैसे इसमें मोस्ट कॉमन है डाइसेकेराइड, तो डाइसेकेराइड्स ऐसे डाइसेकेराइड जो सेम मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं, जैसे कि माल्टोज। जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको 2 ग्लूकोज जनरेट होगा, ठीक है। या फिर देखो क्या होगा, मतलब जो माल्टोज होता है, इसी का उल्टा बोलो, जो माल्टोज है वो 2 ग्लूकोज मतलब 2 अल्फा डी ग्लूकोज को कंबाइन करके बनता है। अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, इधर देखो, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज है, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज पहचानने का क्या ट्रिक है, ये जो CH2OH ग्रुप है और ये जो पहले कार्बन वाला, ऐसा कार्बन जिससे 2 ऑक्सीजन जुड़े हों, तो एनोमेरिक कार्बन का OH अगर दोनों अपोजिट साइड है, ट्रांस पोजिशन पे है, तो अल्फा, इधर भी ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का
जो कार्बन नंबर 1 है और एक दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का, एक तो पहला हो गया, एक दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब किसी भी एक कार्बन से H और दूसरे वाले से OH, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बीच में ये ऑक्सीजन आके ऐसे जुड़ जाएंगे। तो एक लिंकेज बन जाएगा, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज आके जुड़ गए और वाटर निकल गया। अब यही बोल रहा है, और ये क्या बन गया, माल्टोज बन गया। अब यही बोल रहा है कि जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब जब इसको वापस से वाटर देंगे, अभी वाटर निकला, अब वापस वाटर देंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अल्फा डी ग्लूकोज अलग और दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज अलग। तो ये होता है माल्टोज का स्ट्रक्चर। देख लो कितनी आसानी से बना सकते हैं, दो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है तो दोनों को कंबाइन कर दूँ। ऐसे ही हमारा एक और स्ट्रक्चर देख लो, लैक्टोज का स्ट्रक्चर। लैक्टोज भी एक तरह का डाइसेक्राइड होता है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम टू सेम एक हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, एक गैलेक्टोज लेंगे, मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज के। गैलेक्टोज क्या होता है, गैलेक्टोज ना सेम टू सेम अल्फा डी ग्लूकोज की तरह ही स्ट्रक्चर होगा, बस कार्बन नंबर 1 और 4 पे मतलब पोजीशन डिफरेंट होगा। जैसे 1 पे यहाँ पे OH नीचे है तो इसके 1 पे OH ऊपर है, इसके 4 पे OH नीचे है तो इसके 4 पे OH ऊपर है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। तो एक अल्फा डी ग्लूकोज बनाना और गैलेक्टोज में 1 और 4 पे थोड़ा सा चेंज कर देना OH का। तो देखो अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना है लैक्टोज का, लैक्टोज क्या होता है, एक तरह का ना मिल्क में पाया जाने वाला मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम लोग गैलेक्टोज को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ग्लूकोज को राइट हैंड साइड लेंगे, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज राइट हैंड साइड लेंगे। देखो स्ट्रक्चर बाकी सब वैलेंसी तुम फिल कर लेना, यहाँ पे HOH वो सब। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तुमको याद ही होगा और गैलेक्टोज का भी बताई है यहाँ पे। तो देखो, तो इस गैलेक्टोज को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ग्लूकोज को राइट हैंड साइड लेंगे और इसका ऐसे H और OH ऐसे निकल जाएगा वाटर बन के, बीच में ये केवल ऑक्सीजन बचेगा, तो ये लिंकेज से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लैक्टोज का स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है कि जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये दो डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं, जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, मतलब दो अलग अलग। अभी तक सेम देखे, सेम क्या था, माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज, और लैक्टोज और सुक्रोज मतलब डिफरेंट होते हैं। जैसे सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है और लैक्टोज क्या देता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। लैक्टोज में ही मतलब आ रहा है, गैलेक्टोज लैक्टोज एक जैसा मिलता जुलता, तो याद हो जाएगा। अब देखो सुक्रोज के बारे में, तो सुक्रोज के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, एक तो लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, ये स्ट्रक्चर तुमको याद हो जाएगा आराम से। पहले तो ग्लूकोज का ऐसे स्ट्रक्चर बनाना, जैसे फिंगर के वाला बताया थी ट्रिक, फिर साइकिल बनाना, फिर जो राइट हैंड साइड होगा उस OH को नीचे रख देना, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको ऊपर। एक बार प्रैक्टिस कर लेना रफ पे बना के। तो एक लेंगे अल्फा डी ग्लूकोज और एक लेंगे बीटा डी फ्रक्टोज। अब बीटा डी फ्रक्टोज में यहाँ पे एक ट्रिक है कि जैसे यहाँ पे जो बीटा डी फ्रक्टोज है, देखो अब ये जो बॉन्ड बनता है ना सुक्रोज में अल्फा और बीटा के बीच में, ये C1 और C2 के बीच में बनता है, मतलब एक का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 2, मतलब फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2। और बल्कि यहाँ पे माल्टोज में क्या था, C1 और C4 था, मतलब एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4 था। यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2। तो देखो ये स्ट्रक्चर देखो, ये है बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ये कार्बन नंबर 2 है, ये 1 और ये 2। ये कार्बन नंबर 2 है, इधर के साइड है, और अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 इधर के साइड है, मतलब इसके सामने रखो तो ऐसे यहाँ से इधर मतलब थोड़ा उल्टा हो जा रहा है बॉन्ड बनाना। तो पहले क्या करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे, इसको 180 डिग्री ऐसे घुमा देंगे इस स्ट्रक्चर को, बीटा डी ग्लूकोज को। और जब फ्लिप करेंगे तो फ्लिप करने के बाद जो जितने भी एटम्स का पोजीशन है वो सारा बदल जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसको फ्लिप कर दिए, तो ये जो कार्बन नंबर 1 है अब इसको 180 डिग्री घुमाए तो ये इधर आ गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, सॉरी ये कार्बन नंबर 2 है तो ये इधर आ गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। मतलब ये कार्बन नंबर 2 को फ्लिप कर दिया, एक 180 डिग्री घुमा दिए, तो 2 चला गया 5 की जगह पे, 5 चला गया 2 की जगह पे, ठीक है। अब जब फ्लिप करते हैं तो सारे एटम्स का पोजीशन बदल जाता है। जैसे 2 पे जो OH ऊपर था वो OH नीचे आ जाएगा, ऐसे ही 3 पे जो OH ऊपर था अब OH नीचे आ गया, 4 पे जो हाइड्रोजन ऊपर था वो हाइड्रोजन नीचे आ गया, ऐसे ही 5th पे जो CH2OH ऊपर था वो CH2OH नीचे आ गया। तो ये चेंज है कि बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लेना है, उसको 180 डिग्री फ्लिप करना और सारे जो भी एटम्स हैं उनका पोजीशन मतलब उल्टा कर देना है। अब क्या करेंगे, इसके कार्बन नंबर फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 से और इसके कार्बन नंबर 1 से, वो C1 और C2 के बीच में बॉन्ड बनता है ना, C1 और C2 के बीच में, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये ऐसे वाटर निकला तो बीच में क्या बचा, सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा, तो ये ऐसे दोनों जुड़ जाएंगे, ज्वाइन टुगेदर बाई ग्लाइकोसाइड लिंकेज। तो जब दो मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ते हैं तो उसको ग्लाइकोसाइड लिंकेज बोलते हैं।
अब एक चीज़ याद रखना, ये ग्लूकोज जो होता है ना, इसको इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। इनवर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सुक्रोज होता है उसका नेट रोटेशन प्लस 66.5 डिग्री होता है। डिग्री याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि जो ग्लूकोज होता है वो डिक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, प्लस साइन मतलब कि डिक्स्ट्रो रोटेटरी। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको दो यूनिट मिलते हैं, एक तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज हम लोग जानते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, प्लस में साइन होगा। फ्रक्टोज लियो रोटेटरी होता है, इसका साइन माइनस में होता है। ये -92 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, ये +52 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जो नेट रोटेशन है, नेट रोटेशन माइनस वाला ज़्यादा है, तो नेट रोटेशन माइनस देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग इन्वर्ट शुगर योग इसलिए बोलते हैं कि सुक्रोज इनिशियली तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसका जो नेट रोटेशन है वो इन्वर्ट हो जाता है। वो मतलब जो नेट रोटेशन है वो माइनस में हो जाता है, क्योंकि फ्रक्टोज का रोटेशन ज़्यादा हो रहा है, तो नेट रोटेशन लियो रोटेटरी हो जाता है। तो जो इसका इसका जो साइन ऑफ रोटेशन है वो बदल जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट हो गया। तो ये था सुक्रोज के बारे में बात। तो अभी तक हमने देखा पूरा ओलिगोसेकेराइड। अब हमको देखना है पॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बता चुके हैं, जब कई सारे मोनोसेकेराइड यूनिट को बनाएंगे तो पॉलीसेकेराइड बनेगा। तो पॉलीसेकेराइड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं, मतलब इसी का उल्टा कर दो कि पॉलीसेकेराइड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पे कई सारे मोनोसेकेराइड्स यूनिट देते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और गम। अब मोस्ट कॉमन होता है स्टार्च। ये पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब कई सारे अल्फा डी ग्लूकोज को जब कंबाइन करेंगे ऐसे, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी, मतलब यहाँ पे एच और ओ एच नहीं बनाए हैं, वो तुम बना लेना ऐसे ऐसे। तो कई सारे जब अल्फा डी ग्लूकोज को जब कंबाइन करेंगे तो हमारा स्टार्च बनता है। अब स्टार्च दो तरह का होता है, एक तो एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन, दो टाइप के होते हैं। एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। एमाइलोज क्या होता है? एक लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन होता है, मतलब एक सीधा अनब्रांच, मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं होती, एक चेन होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 2000 से 1000, मतलब 200 से 1000 होता है। नहीं नहीं सॉरी, एक लॉन्ग अनब्रांच चेन होता है जो कि 200 से 1000, 200 टू 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट को कंबाइन करके बनता है वाया C1C4 लिंकेज। मतलब ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये कार्बन नंबर 1 है, तो 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4। तो एक अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4, एक का कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में लिंकेज की वजह से ये बनता है अमाइलोज। तो ये अनब्रांच होता है, वहीं दूसरी तरफ एमाइलोपेक्टिन पेक्टिन ब्रांच्ड होता है, ठीक है। ब्रांच मतलब कि एक तो कार्बन नंबर 1 और 4, मतलब एक सीधा चेन बनेगा कार्बन नंबर 1 और 4 को ज्वाइन करके, तो ये सीधा चेन बनेगा। जो ब्रांचिंग होगी वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6, मतलब 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक और CH2H होता है ना, CH2OH। तो ये मतलब किसी दूसरे ग्लूकोज से ऐसे, फिर ये ऐसे, मतलब यहाँ पे समझो एक सीधा चेन तो होगा ही कार्बन नंबर 1 और 4 से कंबाइन होके। इसके अलावा ये कार्बन नंबर 6 यहाँ पे जो होगा ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, मतलब ब्रांचिंग करने, मतलब जो ब्रांचिंग होता है वो 1 और 6 के बीच में होता है, और जो सीधा चेन बनता है वो 1 और 4 के बीच में बनता है, बस इतना याद रखना है। ये हो गया एमाइलोपेक्टिन, इसका स्ट्रक्चर। तो देखो ये वही है, अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर ब्रांच्ड वाला करके दिखाए हैं कि कई सारे अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट लिए हैं एक सीधे चेन में, मतलब ये हो गया कार्बन नंबर 1 और ये हो गया दूसरे का कार्बन नंबर 4, 1 2 3 4, और बीच में ग्लाइकोसाइडिस लिंकेज से जुड़े हुए हैं। और एक और तुमको मतलब बाकी सब में ये CH2H OH HOH ये सब अपना लगा देना तुम। तो मतलब रिपीटिंग यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज की कई सारी ऐसे, जैसे ये लैक्टोज में था, लैक्टोज में बना था ना एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज, अगर सेम इधर ले लें एक और, तो एक और एक और एक और, तो ये रिपीटेटिंग यूनिट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये ब्रांच कैसे बना रहे हैं, अब ऐसे ही एक चेन ये हो गया, ऐसा ही सेम चेन एक ऊपर भी हम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरे चेन का जो कार्बन नंबर 1 है इसको ऐसे बना रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो कार्बन नंबर 1 है और ये जो इसका इसका कार्बन नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन नंबर 6 पे जो CH2OH है, तो इसका OH और ये हाइड्रोजन ऐसे वाटर बन के निकल जाएगा, और बीच में देखो ये ग्लाइकोसाइडिस लिंकेज से जुड़ जाएंगे, तो ये ऐसे हमारा ब्रांच बनता है। ब्रांच बनता है कार्बन नंबर 1 और 6 के बीच में, और सीधा चेन बनता है 1 और 4 के बीच में माइलोपेक्टिन में। तो ये था हमारा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। अब हम लोग देखते हैं सेलुलोज और ग्लाइकोजन।
तो सेलुलोज क्या होता है, ये पॉलीमर होता है बीटा डी ग्लूकोज का, कि कई सारे बीटा डी ग्लूकोज को मिलाएंगे तो हमारा सेलुलोज बनेगा। सेलुलोज प्लांट में प्रेजेंट होता है और ये कई सारे बीटा डी ग्लूकोज को कैसे जोड़ते हैं, C1 और C4 लिंकेज, पीछे की तरह ही एमाइलोज की तरह ही है, बस चेंज क्या है, वहाँ अल्फा डी ग्लूकोज थे, यहाँ बीटा डी ग्लूकोज है। वहीं दूसरी तरफ ग्लाइकोजन क्या होता है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। ये एमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है, ब्रांच्ड होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ब्रांच होता है, मतलब उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग होती है इसमें। और ये एनिमल में प्रेजेंट होता है और ईस्ट में और फंगी में, और एनिमल में भी कहाँ, उनके लीवर में, मसल में और ब्रेन में। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब देखो, वैसे तो हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है, फिर भी 2-3 पॉइंट ये मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कि जो कैपिटल डी है और कैपिटल एल है और जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है वो हमें तो कन्फिग्रेशन बताता है, कन्फिग्यूरेशन, कि जो ओ एच का पोजीशन है, जो लास्ट वाले कार्बन पे जो ओ एच है वो किस डायरेक्शन में, अगर राइट हैंड साइड है तो डी, अगर लेफ्ट है तो एल से लेफ्ट, एल से एल कन्फिग्रेशन, तो एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज। लेकिन जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है ये हमें मतलब रोटेशन बताता है, वो कन्फिग्रेशन ये हमें रोटेशन, कि ये मतलब जो हमारा कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमा रहा है तो स्मॉल डी, अगर लियो रोटेटरी घुमा रहा है तो स्मॉल एल। इसीलिए तो एक कंपाउंड है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज लिखते हैं ना, प्लस मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ये प्लस को ही हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल डी ग्लूकोज, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो स्मॉल डी बोलो या प्लस बोलो, तो ये रोटेशन बताता है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना अमाइनो एसिड। तो देखो, अगला टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक तरह का पॉलीमर होता है। पॉलीमर अभी बता रहे क्या होता है, प्रोटीन एक तरह का पॉलीमर होता है जो कि कई सारे अमाइनो एसिड, कई सारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड को ज्वाइन करके बनाया जाता है। और इन अमाइनो एसिड को ज्वाइन कैसे करते हैं, वो वाया पेप्टाइड लिंकेज। तो मतलब कई सारे अमाइनो एसिड को जब हम लोग पेप्टाइड, ये जो लिंकेज है इसको पेप्टाइड बोल रहे हैं, जब पेप्टाइड बॉन्ड से जब लिंक करेंगे तब जाके हमें पॉलीमर मिलेगा, मतलब प्रोटीन मिलेगा। तो अमाइनो एसिड यहाँ पे मोनोमर हुआ, कई सारे मोनोमर को जब मिलाएंगे तो हमें पॉलीमर मिलेगा, प्रोटीन, ठीक है। अब अमाइनो एसिड होते क्या है, अमाइनो एसिड से मिलकर बन रहा है तो अमाइनो एसिड होते क्या है, तो अमाइनो एसिड बेसिक यूनिट होते हैं प्रोटीन के, मतलब जिससे प्रोटीन बनता है। कोई भी घर बनाने के लिए बेसिक यूनिट क्या होगा, वहाँ का ईट होगा, वैसे ही प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पे अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक NH2 ग्रुप होता है, एक COH ग्रुप होता है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो और एक कार्बन से एक हाइड्रोजन होगा और एक R ग्रुप होगा। ये R ग्रुप हर अमाइनो एसिड में चेंज होते रहता है और अमाइनो एसिड का नाम चेंज होते रहता है। अगर इस R ग्रुप, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हो तो उसको हम ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बोल देंगे, सबसे छोटा अमाइनो एसिड, सबसे पहला अमाइनो एसिड। और अगर R ग्रुप यहाँ पे CH3 हो, एक कार्बन हो, तो वहाँ उसको एलेनिन अमाइनो एसिड बोल देंगे। तो केवल R ग्रुप बदलता है, बाकी ये कांस्टेंट है, NH2 ग्रुप और COH ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो अमाइनो एसिड हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब कि सेमी कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप भी है और सेमी कंपाउंड में बेसिक ग्रुप भी है। NH2 एक तरह का बेस होता है, COH एक तरह का एसिड होता है। तो एम्फोटेरिक है, सेम कंपाउंड में एसिड बेस दोनों है। एक्वस सॉल्यूशन, जब इसको पानी के अंदर डालते हैं तो ये क्या करते हैं, सेमी कंपाउंड मतलब H+, मतलब जो इसका एसिड वाला पोर्शन है वो H+ डोनेट करेगा और बेस वाला पोर्शन H+ एक्सेप्ट कर लेगा और ज्विटर आयन बनाते हैं। ज्विटर आयन एक तरह का आयन होता है, मतलब जब सेम कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो उसको ज्विटर आयन बोलते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड वाला पार्ट H+ डोनेट करता है, बेस वाला पार्ट H+ एक्सेप्ट करता है, तो ये NH3+ ये CO- और ज्विटर आयन बनाते हैं। तो अभी हमने ज्विटर आयन देखा, तो ज्विटर आयन में ही एक पॉइंट होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ज्विटर आयन क्या था, कि सेम कंपाउंड में मतलब दोनों चार्ज थे, NH3+ था और COO- था, मतलब दो पोल्स थे, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो इसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब क्या होता है, ऐसा पीएच जिस पे अमाइनो एसिड एग्जिस्ट ओनली एज ए डाइपोलर आयन, मतलब उसमें दोनों आयन्स हों विथ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज जीरो, मतलब उसमें पॉजिटिव भी चार्ज हो नेगेटिव भी चार्ज हो, मतलब दो पोल्स हो, डाइपोल हो और उसका जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो जीरो होता है। मतलब आइसो इलेक्ट्रिक मतलब कि जब नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जब जीरो हो, मतलब कि वो अगर उसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दें अगर सॉल्यूशन के अंदर, तो वो नहीं पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट कर रहा है ना ही नेगेटिव की तरफ माइग्रेट कर रहा है। तो उस पॉइंट को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब एक ऐसा पीएच जिस पे नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो हो जाता है अमाइनो एसिड का, मतलब ज्विटर आयन बन जाता है सिंपली। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट अमाइनो एसिड दो तरह के होते हैं, एक तो इसेंशियल एक नॉन इसेंशियल। तो ऐसे अमाइनो एसिड जो कि
इस मतलब नाम से क्लियर है, इसेंशियल मतलब जो कि हमको बाहर से चाहिए। ऐसे अमाइनो एसिड जिसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, इसको हमको बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड, जैसे कि वैलिन, आइसोल्यूसिन और फिनाइलएलानिन। वहीं ऐसे ऐसे अमाइनो एसिड जिसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, हमको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल, जैसे एलेनिन, ग्लाइसिन और सिस्टीन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो जैसे अमाइनो एसिड में दोनों ग्रुप होते हैं, अमाइनो ग्रुप भी होता है, सीवेज ग्रुप भी होता है। NH2 ग्रुप बेसिक होता है, सीवेज ग्रुप एसिडिक होता है। तो अगर किसी अमाइनो एसिड में NH2 ग्रुप ज़्यादा है और सीवेज ग्रुप कम है, मतलब बेसिक ग्रुप ज़्यादा है, तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम लोग बेसिक अमाइनो एसिड बोलेंगे। अगर उसमें सीवेज ग्रुप ज़्यादा है और NH2 ग्रुप कम है, तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम लोग एसिडिक अमाइनो एसिड बोलेंगे। और अगर उस अमाइनो एसिड में दोनों ग्रुप बराबर बराबर है, तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम लोग न्यूट्रल अमाइनो एसिड बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। तो मान लो ये एक अमाइनो एसिड है, सबसे यहाँ पे मान लो एक हाइड्रोजन होगा, ये मान लो ये ग्लाइसिन है, सबसे छोटा अमाइनो एसिड, और ये मान लो एलेनिन है, यहाँ पे CH3 होगा। तो मान लो ये एक तरह का दूसरा अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन एक एलेनिन है। अब हम बताए थे कई सारे अमाइनो एसिड को जोड़ेंगे तब जाके प्रोटीन बनेगा। तो मान लो 2 अमाइनो एसिड लिए, अब ये जुड़ेंगे कैसे, यहाँ से COH और यहाँ से H2, ऐसे वाटर बन के निकल जाएगा, और ये दोनों जुड़ के, ये दोनों जुड़ जाएंगे ऐसे, और जुड़ के क्या बना, देखो NH2CH, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, NH2CH H, ये वाला H, फिर CO, फिर ये तो वाटर बन के निकल गया, फिर क्या बचा NH, यहाँ से H2 नहीं, यहाँ से केवल एक ही हाइड्रोजन जाता है, एक हाइड्रोजन यहीं रहता है, तभी तो वाटर निकलेगा। एक हाइड्रोजन तो यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और एक ऑक्सीजन, तो H2 बन के निकल गया, तो एक NH, एक नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन रहेगा, तो NH, फिर ये CH, यहाँ पे CH3 होगा ही, और ये COH। तो मतलब ये बस यहाँ से एक वाटर निकल रहा है और दोनों जुड़ जा रहे हैं, और इस लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अब मान लो यहाँ पे एक और अमाइनो एसिड, कई सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं ना, तो मान लो एक और अमाइनो एसिड हम जोड़ देते हैं, मान लो NH2CH, मान लो एक और ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल जोड़ दिए COOH। ठीक है, तो यहाँ से फिर से OH, यहाँ से केवल एक हाइड्रोजन ये चला जाएगा, और ये फिर जुड़ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से तो मान लो OH चला गया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, OH तो वाटर के साथ निकल गया है, केवल NH बचा, और ये CH, ये हाइड्रोजन, और ये COOH, ये केवल सिंगल बॉन्ड, यहाँ से OH जा चुका है। तो ऐसे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो अभी हमने पीछे देखा प्रोटीन्स, कि प्रोटीन्स तो क्या देखा कि 2 अमाइनो एसिड लिया हमने, दोनों को मिलाया, तो पेप्टाइड बॉन्ड से मिलके, मतलब दोनों अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए। तो क्योंकि यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड लिया था और पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ा था, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड। ऐसे ही हम लोग एक और अमाइनो एसिड जोड़ देंगे तो उसको बोल देंगे ट्राईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड। ऐसे एक और अमाइनो एसिड जोड़ देंगे तो उसको बोल देंगे टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, तो ऐसे और ऐसे कई सारे अमाइनो एसिड जोड़ देंगे तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन क्या होता है, एक तरह का पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, वही बताए थे। कभी कभी जैसे नीट के एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, या IIT में, कि मान लो जो ट्राईपेप्टाइड है, ट्राईपेप्टाइड, इसमें बताओ कितने पेप्टाइड लिंकेज हैं। तो ट्राईपेप्टाइड मतलब 3 अमाइनो एसिड, 1 2 3, तो इसमें लिंकेज कितने होंगे, 1 लिंकेज 2 लिंकेज। तो जितने पेप्टाइड है N-1 कर दो, मतलब ट्राईपेप्टाइड है तो 3 - 1, मतलब 2 लिंकेज है, 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। टेट्रा पेप्टाइड है तो 4 - 1, मतलब तीन पेप्टाइड लिंकेज है। तो ऐसे बता सकते हैं। अब प्रोटीन क्या होता है वो देखिए, अब प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर प्रोटीन कितने तरह के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन 4 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। ठीक है, तो प्राइमरी क्या होता है कि जब प्रोटीन, जैसे जब कई सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन होकर एक लीनियर सीक्वेंस, मतलब ये जो गोल गोल बनाए हैं अमाइनो एसिड है, तो जब कई सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन होकर एक लीनियर सीक्वेंस बनाते हैं, मतलब एक लीनियर चेन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब एकदम सुलझा हुआ स्ट्रक्चर, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर। तो इट इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सेकेंडरी क्या होता है कि जब यही लीनियर स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म बाई फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ अमाइनो एसिड, जब यही चेन आपस में जब फोल्ड हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, जैसे कुछ ऐसा मान लो, ऐसा ऐसे फोल्ड हो गया, ट्विस्ट हो गया, या फिर ऐसा कुछ प्लेट जैसा बन गया। और ये बनता कैसे, इंटरेक्शन की वजह से। मान लो यहाँ पे कुछ, यहाँ ऐसे ऐसे कई सारे अमाइनो एसिड होंगे, तो यहाँ का अमाइनो एसिड यहाँ के अमाइनो एसिड के साथ मान लो बॉन्ड बना लिया, फिर यहाँ वाला यहाँ के साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ वाला यहाँ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मान लो ये थोड़ा सा मुड़ किस्सा गया। तो यही है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग और ट्विस्टिंग से बनता है, और ये 2 स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, एक तो अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड सीट। अल्फा हेलिक्स मतलब हेलिक्स की तरह, ऐसे जो फोटो दिखा रहे हैं, और बीटा प्लेटेड सीट मतलब ऐसे सीट्स की तरह,
ठीक है, जो छत पे मतलब कई सारे कच्चे घरों में छत पे रखा जाता है, तो कुछ वैसा। अब ये बनता कैसे, क्योंकि ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन NH2 एंड सीवेज ग्रुप। ठीक है, मतलब यही है कि ये मुड़ा कैसे हुआ, तो इसमें कई सारे अमाइनो एसिड हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो किसी एक अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप, दूसरे का सीवेज ग्रुप, फिर इसका NH2 ग्रुप, दूसरे का सीवेज, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड बना लिए और ऐसे मुड़ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर फॉर्म्ड when the twist and folds of secondary structure fold again to form a larger 3D structure। कि जब यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जब यही अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स जब और ज़्यादा आपस में उलझ जाए और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लें, तो उसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। केवल डिफिनीशन याद रखने हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि मतलब स्ट्रक्चर नहीं बनाने, सिर्फ डिफिनीशन याद रखो कि जब कई सारे टर्सरी स्ट्रक्चर, तो ये एक टर्सरी हो गया 3 डायमेंशनल, ये एक टर्सरी हो गया, ये एक टर्सरी हो गया, ये एक टर्सरी हो गया, तो जब कई सारे टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन हो जाए तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी मतलब द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर फॉर्म बाई कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टर्सरी स्ट्रक्चर। तो ये था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। दूसरा है बेस्ड ऑन कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के बेसिस पे तो पहला है फाइब्रस। फाइब्रस मतलब कि ऐसे समझो कि एक बॉक्स है, तो बॉक्स में किसी के एकदम कोई मतलब मान लो एक गर्ल है, तो उस लड़की का एकदम स्ट्रेट हेयर मान लो ऐसे रखे हैं, तो ये हो गया हमारा फाइब्रस स्ट्रेट, एकदम फाइबर जैसे एकदम थ्रेड के जैसे एकदम स्ट्रेट हेयर है। लेकिन वही कई लोग कंघी करते हैं तो उनका बाल टूट जाता है, तो एकदम ऐसे ग्लोब्यूल्स जैसे ऐसे गुच्छा जैसे निकलता है उस कंघी से। तो ये हो गया हमारा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। मतलब ग्लोबुलर क्या होता है कि फाइब्रस इट इज़ अ लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रैंड एंड हेंस एंड हैव स्ट्रक्चरल रोल। मतलब फाइब्रस क्या होता है, एक लॉन्ग और नैरो स्ट्रैंड होता है, मतलब जैसे सुलझे सुलझे मतलब सीधे सीधे बाल हों, तो हो गया फाइब्रस। और इसका स्ट्रक्चर रोल होता है फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर, मतलब ये कुछ ना कुछ बनाने में काम आता है, जैसे सेल बनाने में, सेल मेम्ब्रेन बनाने में, तो वैसे जगह। और ग्लोबुलर क्या होता है, इट इज़ जनरली है मोर कॉम्पैक्ट एंड राउंडेड शेप, जैसे कि बालों का एक गुच्छा, तो मतलब राउंडेड शेप का होता है, ग्लोब्यूल्स जैसे होता है, और इसका फंक्शनल रोल होता है, मतलब ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करने में मदद करता है, या तो प्रोटीन सिंथेसिस या तो RNA बनाना, तो ये सब। तो ये स्ट्रक्चर बनाता है सेल का, तो ये कोई फंक्शन परफॉर्म करता है ऐसे प्रोटीन्स। अब प्रोटीन के अंदर एक लास्ट पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इस पर तो 4-5 स्टार लगा लो, कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि इट इज प्रोसेस, डीनेचुरेशन एक तरह का प्रोसेस है डेट कॉज प्रोटीन टू लूज देयर फोल्डेड स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। कि जब क्वाटरनरी या टर्सरी स्ट्रक्चर हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर, हाई pH या फिर हाई रेडिएशन की वजह से जब ये फोल्डेड स्ट्रक्चर आपस में खुल जाए और एकदम अनफोल्डेड स्ट्रक्चर बना लें सीधे सीधे, मतलब सिंपली जब टर्सरी या क्वाटरनरी वाला जब 1 डिग्री प्राइमरी वाला बना ले, मतलब फोल्डेड स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। मतलब प्रोटीन ने अपना एक्टिविटी लॉस कर दिया, मतलब फोल्डेड वाला ज़्यादा एक्टिव होता है, तो इसने अनफोल्ड हो गया, इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो गया ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई pH और हाई रेडिएशन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल क्या है, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कि जो दूध के ऊपर जो साढ़ी जम जाती है, या फिर जो मक्खन देखने को मिलता है, या फिर जो पनीर फट जाता है, तो वो जो कर्डलिंग होती है, या फिर जो दही जमता है, तो जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क होती है, ये क्या होता है, जो मिल्क में जो प्रोटीन होता है, वो जब दूध को गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर, जब गर्म करते हैं तो वो प्रोटीन्स क्या होते हैं आपस में, मतलब ये फोल्डेड स्ट्रक्चर खुल जाते हैं और वो आके कोगुलेट हो जाते हैं, मतलब बाउंड कर जाते हैं आपस में, मतलब दूध से अलग हो जाते हैं पनीर के फॉर्म में, मतलब दूध अलग पानी अलग, मतलब दूध अलग और साढ़ी अलग, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है एग वाइट। तो जब मतलब जब एग के अंदर हम लोग वैसे जब ऑमलेट बनाते हैं तो देखते हैं एग के अंदर एक येलो वाला पार्ट होता है, बाकी सब मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जैसे ही उसको हीट करते हैं तो जो एग के अंदर जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन क्या होता है, मतलब डीनेच्योर हो जाता है, मतलब उसका डीनेचुरेशन हो जाता है, और ये प्रोटीन क्या होता है आपस में कोगुलेट करके, मतलब डीनेच्योर होकर मतलब प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाता है, और प्राइमरी में कन्वर्ट होकर फिर ये जो एक का जो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट था, अब ये पूरा ओपेक हो जाता है। ओपेक मतलब कि वाइट हो जाता है। तो जब हम लोग बॉयल करके खाते हैं तो देखो पूरा अंडा सफ़ेद दिखता है, लेकिन वहीं ऑमलेट बनाने के लिए जब बॉयल ना करें, कच्चा अंडा लें, तो पूरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। तो जो एग का वाइट होना है या फिर जो कर्लिंग ऑफ मिल्क है, ये सारे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्लिंग ऑफ मिल्क क्यों होता है, एग वाइट क्यों होता है, तो इट इज़ ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये पूरा बना के बता देना है। अब हम लोग देखेंगे वाइटामिन्स के बारे में, इससे जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं, और वाइटामिन्स में भी कहाँ से, इसके क्लासिफिकेशन से और इसके डिफिशियंसी की वजह से होने वाली डिजीज से। तो वाइटामिन्स 2 तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल मतलब कि जो फैट में सॉल्युबल हो, ऑयल और फैट में सॉल्युबल हो, जैसे, और वाटर में इनसॉल्युबल हो। और वाटर सॉल्युबल मतलब कि जो कि वाटर में सॉल्युबल हो।
एक इसका एग्जांपल है विटामिन ए डी ई के, एडेक, और इसका एग्जांपल है विटामिन बी और सी। अब जो ये होता है फैट सॉल्युबल, ये स्टोर होता है लीवर में, एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। और ये जो वाटर सॉल्युबल है ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसको हमको रेगुलरली डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, एक्सेप्ट विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 को छोड़ दिया जाए तो विटामिन बी और सी के जितने भी फॉर्म है, मतलब विटामिन बी के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, तो विटामिन बी और सी में से बी 12 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे विटामिन, मतलब विटामिन बी और सी को हमको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। अब डिफिशियंसी डिजीज, ये डिफिशियंसी डिजीज हम एक यूट्यूब चैनल पे देखे थे, शायद सोमूस बायोलॉजी करके था, तो उन्होंने बताया था कि हाँ, ये एक है किडेक। एक ट्रिक याद रखना, एक वर्ड याद रखना, KEDAC, किडेक, और नीचे उसके लिखना ही स्टील MRF। MRF टायर जैसे होता है वैसे ही MRF का टायर आता है ना, तो ही स्टील MRF रिक्शा एक नाइट डार्क स्काई, कि एक अंधेरी रात में किसी ने MRF के टायर वाला जो रिक्शा होता है उसको चुराया। तो देखो अब ऐसे मिलाते जाओ, के से एच ही वाला पहला वर्ड मिला दो, तो मतलब विटामिन के डिफिशियंसी से हमको हीमोरेज देखने को मिलता है, या फिर क्लॉटिंग डिसऑर्डर। हीम मतलब होता है ना खून, ब्लड से रिलेटेड, आरबीसी से रिलेटेड, तो उससे याद करना क्लॉटिंग डिसऑर्डर। जैसे कि जिसके पास ना विटामिन के की कमी हो जाती है, बॉडी में विटामिन के प्रॉपर नहीं मिलता है, तो उसका खून बहुत ज़्यादा ना पतला हो जाता है, जल्दी क्लॉट नहीं होता है, तो मतलब क्लॉटिंग डिसऑर्डर सिंपल याद रखो। दूसरा, विटामिन ई की कमी से स्टील MRF याद रख लेना, मतलब स्टेरिलिटी देखने को मिलेगा किसी भी पर्सन के अंदर। दूसरा, मसल्स वीकनेस और आरबीसी फ्रेजाइल हो जाएगी, तो M से मसल्स वीकनेस और RF से आरबीसी फ्रेजाइल हो जाएगी। D से रिक्शा, तो रिकेट्स देखने को मिलेगा, रिकेट्स मतलब बोन डिफॉर्मिटी इन चिल्ड्रेन, तो विटामिन डी की कमी से बोन में डिफॉर्मिटी, मतलब सिंपली रिकेट्स वर्ड याद रखना, ये पूछा गया है कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। ए से याद रखना नाइट डार्क मतलब नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं जीरोथैल्मिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, जो कॉर्निया होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो जीरोथैल्मिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से देखने को मिलता है। ऐसे ही विटामिन सी की कमी से हमको स्काई याद रखना कि स्कर्वी डिजीज, ब्लीडिंग गम देखने को मिलेगा विटामिन सी की कमी से। तो अभी हमने इतने सारे विटामिन के डिफिशियंसी को देखा, लेकिन यहाँ इसमें कहीं भी विटामिन बी के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि बी के कई सारे फॉर्म्स हैं, और मतलब अलग अलग बुक्स में, जैसे ICSE बोर्ड में क्या पता ज़्यादा फॉर्म्स मेंशन हो, NCERT में केवल 4 फॉर्म्स मेंशन है, जैसे कि, तो हम NCERT वाला बता रहे हैं, विटामिन B1, B2, B6 और B12। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, ब्रैकेट में था लॉस ऑफ एपेटाइट और रिटार्डेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ छोटा हो जाता है, एपेटाइट मतलब भूख खत्म हो जाती है। दूसरा, विटामिन B2 कमी से चिलोसिस देखने को मिलता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, और साथ में स्किन में बर्निंग सेंसेशन आएगा। B6 की कमी से कन्वल्जन्स देखने को मिलेंगे, कन्वल्जन्स में मतलब हमको झटके लगते हैं, कन्वल्जन्स मतलब बेसिकली झटके लगना, मिर्गी का दौरा पड़ना, तो वैसा कुछ सीजर्स हो। B12 की कमी से हमें पर्नीसियस अनीमिया हो जाएगा, अनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन, आरबीसी, इन सब में स्ट्रक्चर्स में, मतलब आरबीसी का बेसिकली ये डिजीज होता है जब आरबीसी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है, तो पर्नीसियस अनीमिया हो जाएगा। तो ये कुछ B1 मतलब विटामिन बी के बारे में जो मेंशन था NCERT के अंदर, वो हम बता दिए। लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एक तरह का मॉलिक्यूल होता है, मतलब कुछ भी समझ लो, एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है या मॉलिक्यूल होता है, जो हमारे बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए। हेरिडिटी मतलब होता है ना कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे हमारे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो हमारे नाना से या फिर हमारे दादाजी से या फिर हमारे पापा मम्मी से सिमिलर होंगे, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो सिमिलर कैरेक्टर का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, एक तो DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होते हैं? ये भी प्रोटीन की तरह पॉलीमर होते हैं। ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब कई सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड, जैसे कई सारे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते थे, वैसे कई सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर हमारे न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इसलिए इनको हम लोग पॉली न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं, मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड को मिला देंगे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो DNA और RNA पॉली न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब ये देखो, इधर वाला एरो DNA के बारे में, इधर वाला एरो RNA के बारे में, तभी तो ये वाला पॉइंट दोनों में कॉमन है कि जो DNA या RNA होता है उनमें वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ आता है बेसिक यूनिट। एक पेंटोज शुगर होता है, उसमें एक 5 कार्बन का शुगर होता है, जैसे जो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो वैसे ही 5 कार्बन का एक शुगर होगा मोनोसैकेराइड, एक फॉस्फोरिक एसिड होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, और एक नाइट्रोजिनस बेसिस होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब जब मान लो बेंजीन है, तो बेंजीन एक तरह का साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें सब मतलब हर जगह कार्बन मौजूद है,
मतलब C6 है, मतलब 6 कार्बन है। लेकिन अगर उसी में से कोई एक कार्बन हटा के कोई दूसरा एटम लगा दिया जाए, मतलब हेट्रोसाइक्लिक, मतलब साइक्लिक है लेकिन उसमें हेट्रो एटम लगे, मतलब नाइट्रोजन या ऑक्सीजन लगा दिया गया तो उसको हेट्रोसाइक्लिक। तो मतलब कोई एक साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें किसी एक कार्बन को हटाकर अगर नाइट्रोजन लगा दिया गया तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये जो डीएनए होता है, इसमें जो ये पेंटोस शुगर है, ये 5 कार्बन का शुगर, ये इसका नाम होता है बीटा डी। बीटा डी दोनों में कॉमन है। यहाँ पे है 2 डीऑक्सी, मतलब इसके शुगर के ना दूसरे पोजीशन पे डी मतलब होता है डिफिशियंसी, ऑक्सी OH ग्रुप की डिफिशियंसी होगी तो 2 डीऑक्सी राइबोज, और यहाँ पे कोई डिफिशियंसी नहीं है तो बीटा डी राइबोज। बीटा डी तो कॉमन है तो इसका राइबोज और इसका डीऑक्सी राइबोज, और डीऑक्सी कहाँ हो रहा है, दूसरे पोजीशन पे। अब डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस 4 तरह के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, AGCT। यहाँ पे भी सब कुछ सेम पाया जाता है, 4 ही पाए जाते हैं, बस थायामीन की जगह पे आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, तो वहाँ पे यूरेसिल होगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ होता है। ऐसे ऐसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंड। ठीक है। अब ये स्ट्रैंड कैसे बनता है, ये मतलब ऐसे जो स्ट्रैंड बना हुआ है कैसे बनता है, तो देखो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते कैसे हैं। एक शुगर मॉलिक्यूल, उससे जुड़ेगा ऐसे बेस, और बेस से जुड़ेगा यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। फिर ऐसे दूसरा न्यूक्लियोटाइड शुगर मॉलिक्यूल, मतलब फिर बेस फिर फॉस्फेट ग्रुप। फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड शुगर मॉलिक्यूल, बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ऐसे एक स्ट्रैंड बना। ऐसे दूसरा स्ट्रैंड भी होगा डीएनए के अंदर, एक शुगर मॉलिक्यूल फॉस्फेट बेस, शुगर मॉलिक्यूल फॉस्फेट बेस। अब ये जो बेसिस होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, आपस में मतलब ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ेंगे कैसे, तो ये दोनों बेसिस जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। ये दोनों बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अगर मतलब इधर एडेनिन है तो इधर पक्का थायामीन होगा, और एडेनिन और थायामीन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन मतलब डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। और गुआनिन और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, मतलब एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ बॉन्ड बनाता है या फिर यूरेसिल के साथ और डबल बॉन्ड बनाता है, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और जब मान लो यहाँ पे गुआनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ये दोनों जुड़ गए स्ट्रैंड। ऐसे ये सारे बेसिस आपस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब आरएनए की बात की जाए तो आरएनए में केवल और केवल एक ही स्ट्रैंड पाया जाता है। ठीक है, केवल एक ही स्ट्रैंड। आरएनए 3 तरह का होता है, mRNA, rRNA और tRNA। एम मतलब मैसेंजर आरएनए, आर मतलब राइबोसोमल आरएनए और टी मतलब ट्रांसफर आरएनए। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड खत्म होता है। अब देखो 2 चीज़, छोटा छोटा चीज़ बताना रह गया था, टर्म्स क्या पता पूछा जा सकता है कि बताए थे जो डीएनए होता है वो मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड को जब मिलाएंगे मतलब तो हमारा डीएनए बनेगा, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मोनोमर यूनिट को मिलाएंगे तो हमारा पॉलीमर एक डीएनए बनेगा। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। एक टर्म होता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, टी की जगह पे एस, तो न्यूक्लियोसाइड होता है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। मतलब उसमें न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता। तो कभी पूछा जा सकता है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड ये तीनों होता है, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, उसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता है। और दूसरा ये कि जब ये स्ट्रक्चर्स बता रहे थे तो इसमें एक चीज़ और बताना छूट गया था कि ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है या फिर ये जो आरएनए का जो स्ट्रक्चर या फिर डीएनए का जो स्ट्रक्चर ये हेलिकल, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने ये हेलिक्स मॉडल दिया था। अब हमारा यूनिट कंप्लीटली ख़त्म होता है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़ाए हैं।